नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी विदेश जाना चाहते थे। विदेश जाना चाहते थे या विदेश भागना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे मामलों में अब तलवार बिल्कुल उनके सिर पर लटक गई है। पूछताछ चल रही है, एजेंसियां उनको पूछताछ के लिए तलब कर रही हैं और मुझे लगता है कि एजेंसियां भी अब तक जो तथ्य उनको चाहिए थे, वो उनके पास आ हेलो। चुके हैं। इसलिए वो अमी अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में हैं। तो वो विदेश जाना चाहते हैं आँख के इलाज के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को कर दिया है खारिज। एक और बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को। सदनों की कार्रवाई के लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन होता है। वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानमंडल दल हो, वहां पर ये एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। वो तय करती है सत्र कितने दिन का होगा, कितने विधेयक आएंगे, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, वो सारी चीजें उसमें तय होती हैं। जाहिर है उसमें सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के भी कुछ विधायक, कुछ नेता होते हैं। आमतौर पर जो विधायक दल के नेता होते हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं और अलग-अलग दलों के भी जो नेता होते हैं, उनको बिजनेस कमेटी में रखा जाता है। हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ममता बनर्जी आउट हो गई हैं। उनके नेतृत्व वाली पार्टी के सदस्य अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं होंगे। अब ऋतव्रत बनर्जी, इसके अलावा जो उनके द्वारा सुझाए गए लोग या जो अलग-अलग दलों के दूसरे सदस्य हैं, नेता हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखे गए हैं। ममता बनर्जी के, जिसको काली घाट गुट कहा जा रहा है आजकल, उसका अब कोई भी नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 विषय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज विश्वास जी। तो पंकज जी को जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत, ठीक है। बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर जी। तो पंकज जी, अभिषेक बनर्जी पर तो बाद में आते हैं। ये जो ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से भी उनको आउट कर दिया गया है और अब जो ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में, यहाँ पर अरूप राय के नेतृत्व में टीएमसी है, उसी को जगह दी गई है। ये कितना बड़ा स्टेप आप मान रहे हैं? सर देखिए, एक पर एक झटका ममता बनर्जी को लगता जा रहा है। उनकी जिसकी हम आशंका कर रहे थे वही हो रहा है कि उनकी पार्टी उनके हाथ से पूरा निकलता हुआ एकदम, अब तो पूरा निकल ही गया है समझिए। ममता बनर्जी को सिर्फ उन्होंने पद पे तो रखा है, जस्ट एडवाइजर के तौर पे अभिषेक बनर्जी को तो निकाल ही दिया है। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया या पीपल्स अकाउंट्स कमेटी है, पीएससी है, या जितने भी कमेटी है, वहां सब जगह ऋतव्रत बनर्जी की ही पकड़ इसलिए बन रही है क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी के पास ही तृणमूल कांग्रेस का जो पावर है, सबसे बड़ा गुट या सबसे बड़ा पावर उनके पास है। तो इसी की वजह से उनको ये कह सकते हैं एक तरीके से ये फेवर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हीं के पास एक्चुअली टीएमसी का जो कमांड है, टीएमसी का जो वो सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर अब है। ममता बनर्जी के पास तो 2-4 विधायक बचे हैं और राज्यसभा के सांसद, उनका तो पता नहीं लग रहा है कि कौन किस साइड में अभी अटकलें लगाई जा रही है कि ज्यादातर उनमें से रिजाइन कर देंगे, लेकिन जब तक रिजाइन नहीं करते हैं तब तक तो कहा नहीं जा सकता है। और सांसदों का सबसे बड़ा धरा जो है वो तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के कंट्रोल से ही बाहर और पार्टी से भी वो बाहर हो चुके हैं। ऑफिशियली अभी भी वो नहीं हुआ है लेकिन प्रक्रिया चल रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे जिसके पास विरोधी सत्ता का या विरोधी पार्टी का जो सबसे बड़ा पावर सेंटर जो है ऋतव्रत बनर्जी, स्वाभाविक है कि उनको ही ये मिलेगा। तो ये ममता बनर्जी के पास जो आखिरी जो दांव था पार्टी का कमान या पार्टी के मुखिया के तौर पर
जहाँ-जहाँ भी उनकी नियुक्ति हो सकती थी या उनके लोगों को लिया जा सकता था, अब वो खत्म हो गया है। अब ममता बनर्जी सिर्फ उनका नाम जो है इतिहास के पन्नों में ही सिर्फ दर्ज रहेगा, इतिहास में उनको याद किया जाएगा। लेकिन राजनीति में ममता बनर्जी की जो साख है, वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गई है। सिर्फ एक चीज़ सामने है कि ममता बनर्जी के समय में उन्होंने जितने घपले किए हैं, जितने स्कैम किए हैं, ममता को छोड़ के अभिषेक के ऊपर इतने दिनों पर टारगेट किया जा रहा था या उनका नाम आगे आ रहा था। अब जितने भी केसेस आने वाले हैं, उनमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट तौर पे ये बता दिया है कि अब ममता बनर्जी को भी घेरे में लिया जाएगा क्योंकि उनकी सरकार ने ही घपला किया था। बहुत सारे केसेस हैं, तो उनपे अब ममता बनर्जी पे भी नकेल कसेगा। पार्टी भी खत्म, सत्ता भी खत्म और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको जेल ना हो जाए। चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में ऋतव्रत बैनर्जी, तो जाहिर है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वही होंगे। पंकज जी, जो असली लड़ाई अब शुरू हुई है चुनाव आयोग में, और इसके बाद जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का, और शरद पवार बनाम अजित पवार का झगड़ा चुनाव आयोग होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो यहां अगर सदन में भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ऋतव्रत बनर्जी और बाकी के लोग हैं, और यहां से भी ममता बनर्जी का पत्ता साफ हो गया है, तो ये तो और एक सॉलिड प्रमाण बन गया है इन लोगों के लिए वहां पर केस जीतने का, कि सिंबल हमें चाहिए, पार्टी हमारी है, ममता बनर्जी का अब वर्चस्व खत्म, क्योंकि 2/3 एमएलए हमारे पास हैं और 2/3 से ज्यादा एमपी भी टूट करके अब दिल्ली में अलग धड़ा बना चुके हैं। तो बाकी बचा क्या इनके पास? ये तो केस हार जाएंगी। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस का अगर पार्टी का अगर संविधान देखें तो पार्टी में संविधान में ये था कि पार्टी में कभी भी स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है और पार्टी में अगर पार्टी के मुखिया का चयन करना है या पदाधिकारी का चयन करना है तो पार्टी में सब लोगों को बुलाकर ही फिर वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर ये लोग दावा करें कि ममता बनर्जी भी पार्टी गलत तरीके से चलाती थी, तो भी तृणमूल कांग्रेस के संविधान के हिसाब से ममता बनर्जी दोषी पाई जाएगी, क्योंकि इसके पहले जितनी भी पार्टी में चेंजेस आया है, पार्टी में अलग-अलग पदाधिकारी को सिर्फ ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने अपने पावर का यूज करते ही किया था, पार्टी का उन्होंने कभी सत्र नहीं बुलाया था। लेकिन जब ममता बनर्जी को एक्सपेल करने के या ममता बनर्जी को मुखिया से हटाने के का जो जब बात आया और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बहिष्कार करने का, उनको पार्टी से हटाने का जब ये आया, उन्होंने सर एक स्पेशल सत्र बुलाया था, जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के संविधान के हिसाब से उन्होंने काम किया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा अगर कोर्ट में जाएगा तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ये कोर्ट में भी जाते हैं तो जरूर उसमें भी हारेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो दल बदलू विरोधी कानून जो है उसके हिसाब से 2/3 से ज्यादा बहुमत की चाहिए होता है, तो वो भी इनके पास है पहले। और दूसरी बात है कि ममता बनर्जी ने भी जिस तरीके से पार्टी इतने दिनों से चलाया है, अगर तृणमूल कांग्रेस का ओरिजिनल संविधान अगर देखें, तृणमूल कांग्रेस का जो संविधान है उसको कभी बदला नहीं गया है, क्योंकि वो बदलने के लिए भी जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तो उन्होंने ममता बनर्जी ने कभी नहीं किया। ममता बनर्जी ने वन हैंडेडली पार्टी को चलाया था, कभी उन्होंने पार्टी के संविधान का ध्यान भी नहीं दिया था। तो अगर पार्टी के संविधान को भी अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो भी ममता बनर्जी पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाई जाएगी। इन 2-3 घटनाओं से क्या मैसेज गया है और क्या सबक मिलता है? पहले शिवसेना का टूटना, एकनाथ शिंदे के साथ 40 एमएलए और 18 में से 13 एमपी आना, चुनाव आयोग द्वारा उसी को असली शिवसेना करार देना, उसी को सिंबल दे देना, फिर शरद पवार की अधिकांश पार्टी के सदस्यों का टूटना, यानी एमएलए और एमपी का टूटना, चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार के नेतृत्व वाले जो अधिकांश सांसद और
एमएलए और पदाधिकारी थे उनको मान्यता देना, और अब यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टूटना, अधिकांश एमएलए और अधिकांश एमपी इनसे छिटकना, इसके संदेश क्या हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो परिवार को अपनी बपौती समझने लगते हैं, अपने भतीजों को, अपने बेटों को, अपनी बेटी को तरजीह देते हैं सीनियर्स के ऊपर भी, और हायरार्की की अनदेखी करते हैं, उनको डिफीट मिल रही है अब, चाहे चुनाव आयोग में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। सर भारत एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रजा के हिसाब से ही चलना चाहिए, राजा के हिसाब से नहीं। ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी या किसी सुप्रीमो के अंडर में चलने वाली पार्टियां थी, देखिए सबने अपने बेटे या भतीजे, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया। यानी वो चाहते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यही तो प्रजातंत्र है। हकदार जो है उसको मिलना चाहिए। तो पार्टी में अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं है। मुकुल रॉय ने भी अपनी पार्टी को अपने खून पसीने दिमाग से सींचा था, लेकिन मुकुल रॉय को क्या मिला? पार्टी से उनको हटा दिया गया। और शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी में अभी सबसे बड़े फेस है। वो भी ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे, वो भी चाहते थे कि उनको यूथ का प्रेसिडेंट, उनको जब प्रॉब्लम हुआ, सारा कुछ जो समस्या की जो जड़ थी वो ये थी कि उनको वो युवा के सभापति थे यूथ विंग के, उनको वहां से हटा दिया गया और अभिषेक बनर्जी को सामने लाया गया। अभिषेक बनर्जी को सामने लाने से पहले अभिषेक बनर्जी के लिए एक अलग विंग बनाया गया, यूथ में ही 2 विंग बनाए गए। तो ममता बनर्जी ने जो अपना उनका जो किया धरा था, अपने भतीजे को जो आगे बढ़ाया, इसके लिए ये पार्टी टूटी है। सारे अगर कहीं भी अगर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका समस्या जड़ में एक ही है कि लोग जो पार्टी में जो लोग पार्टी को खून पसीने दिमाग पैसे से सींचते हैं, उनको पार्टी में जगह बहुत कम दिया जाता है। उनको पार्टी में एक वर्कर के तौर पे देखा जाता है, कर्मचारी के तौर पे, कॉर्पोरेट संस्था के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन उनको पार्टी का सदस्य या पार्टी में भी एक परिवार के तौर पे नहीं देखा जाता है, सिर्फ परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी समझना पड़ेगा कि ये देश, अभी जो कांग्रेस भी एक पारिवारिक पार्टी बन चुकी है, लेकिन ये इस देश में कांग्रेस का भी जब जन्म हुआ था तो सब लोग एक साथ मिल बैठ के एक पार्टी की तरह काम करते थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अभी हो रहा है। पार्टी में आज अमित शाह है, कल नहीं भी रह सकते हैं, पार्टी चलती रहेगी। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां, इन्होंने क्या किया कि अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने की वजह से इन्होंने पार्टी को ही दांव पे लगा दिया है। आज अगर ममता बनर्जी मुकुल रॉय को आगे बढ़ाती, अगर मुकुल रॉय को सही सम्मान देती, शुभेंदु अधिकारी को देती, सजल जी जैसे लोगों को देती, तो पार्टी को पार्टी की तरह अगर चलाती, तो आज ये हालत नहीं होती। पार्टी को उन्होंने एक परिवार या अपना प्रोडक्ट के तौर पे या अपनी कंपनी के हिसाब से चलाया। तो संदेश तो साफ है, जनता यही बता रही है इनको सत्ता से हटा के, इन पार्टियों को, कि प्रजातंत्र में प्रजा को महत्व दीजिए। जो लोग पार्टी ठीक तरीके से चला सकते हैं, जिनके ऊपर पार्टी का दारोमदार होना चाहिए, वो एक बात है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सरकार भी चलाया उसी हिसाब से, सरकार भी उन्होंने मनमानी करके चलाया है, सरकार भी उन्होंने ठीक तरीके से चलाया नहीं। ममता बनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एक भी प्रोजेक्ट सफेद नहीं है, सब में दाग है। ममता बनर्जी बीजीबीएस करती थी, 350 करोड़ का घपला जो है सामने आया है, 354 करोड़ का। और सिर्फ बीजीबीएस नहीं, ममता बनर्जी का जितना भी फंक्शन है, मैं आपको सर एक स्कूप देता हूं, और ये आने वाले दिनों में ये भी केस बनेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ममता बनर्जी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल करती थी हर साल, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी आयोजक जो संस्था था, बिना टेंडर के पसंद के लोगों को दिया गया, उसमें भी करोड़ों का घपला हुआ है। वो भी मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इसके बारे में भी आपको बोलते दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक जमाने में एक पत्रकार ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, मीडिया एडवाइजर थे, उनको जबरन वहां पे सिग्नेचर करवाया गया था कि आपको सिग्नेचर करना है, और करोड़ों का पैसा ममता बनर्जी ने एक गलत तरीके से की एक संस्था को, उसमें वहां पर उनको मिला था ममता बनर्जी के इन्फ्लुएंस पे। इस तरीके से ममता बनर्जी का जितना भी प्रोजेक्ट है, मिड डे मील से लेकर जितना भी आवास प्रकल्प है, सब ममता बनर्जी ने उसमें सिर्फ लोगों को
पैसा वहां पे उनको गलत तरीके से इसमें सब स्कीम में जितना भी प्रोजेक्ट है सरकारी, सब में वो घपला हुआ है। और अभिषेक बनर्जी का तो अपना जो कारनामा तो है ही। तो अगर आप सरकारी पैसे को, जनता के पैसे को इस कदर लूटेंगे, जनता के पैसे को अपना प्रॉपर्टी, और ममता बनर्जी तो कहती थी बार बार, आपने सुना भी होगा, आमी दीची मतलब मैं दे रही हूँ। वो इस तरीके से बोलती है थी कि लगता था कि कालीघाट में उनके अपने से बैंक के लॉकर से या कालीघाट में अपने बिस्तर के नीचे से वो पैसा लेके दे रही है। पैसा तो जनता का था, हमारा टैक्स का पैसा है। तो ममता बनर्जी ने सत्ता भी जिस तरीके से चलाया, पार्टी भी उसी तरीके से चलाया। एक इलेक्टेड ऑटोक्रेट थी ममता बनर्जी, निर्वाचित थी वो। इलेक्शन भी किस तरीके से होता था अब तो जग जाहिर हो चुका है। तो इसी के वजह से ममता बनर्जी हो जाए या कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी, मायावती जी हो जाए या अखिलेश जी, सारी पार्टियों का सिस्टम तो वो किया धरा तो एक ही है। इसी के वजह से जनता आज इन पार्टी से अपना मुंह मोड़ रही है। हो सकता है 2-3 पार्टी, नई पार्टी आई है, जैसे तमिलनाडु में टीवी के आई है, तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट जनता कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी अगर खुद को ऑटोक्रेट समझ ले या कोई भी नेता खुद को इलेक्टेड ऑटोक्रेट समझ ले, तो पब्लिक ज्यादा दिन तक उनको सहेगी नहीं। और देखिए क्या हश्र हुआ है, उद्धव ठाकरे को आज कोई पूछ नहीं रहा, शरद पवार को कोई पूछ नहीं रहा, और अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तो खैर कब गिरफ्तार हो जाएं कुछ कह नहीं सकता। ममता बनर्जी हो सकता है कुछ समय बाद कानून के शिकंजे में आए, लेकिन पूरी तरह अलग थलग अपनी पार्टी में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी। अभिषेक बनर्जी का बताइए, अभिषेक बनर्जी पर जितनी जांच चल रही है वो किस स्टेज में है? और हाई कोर्ट ने तो इनके विदेश जाने की कोशिशों पर एक तरीके से गाज ही गिरा दी है, इनकी याचिका खारिज कर दी। ये फास्ट ट्रैक तरीके से उस पर फैसला चाहते थे, शायद इसलिए कि जल्दी से जल्दी देश छोड़ करके आंख के इलाज के नाम पर विदेश भागा जा सके। सर, बीजेपी का ये कंप्लेन है या अभियोग है, बीजेपी के नेताओं का ये कंप्लेन है कि अभिषेक बनर्जी ने धीरे धीरे लिप्स एंड बाउंड्स, उनका जो मदर कंसर्न था, मदर कंपनी थी और उसका बहुत सारा सिस्टर कंसर्न था, तो थ्रू लिप्स एंड बाउंड्स इन्होंने पैसा विदेशों में पहुंचा दिया है पहले से ही। अभिषेक बनर्जी को ये पता था आज न कल सत्ता तो जाने वाली है, ये तो काल का नियम है, सत्ता तो जाएगी आज न कल, सबकी जाती है। तो उन्होंने पहले से ही इसको भांपते हुए धीरे धीरे पूरा पैसा जो है विदेशों में भेजा है। और जब वो भेज रहे थे, बहुत सारा ये न्यूज सामने आया कि उनकी एक स्पेशल फ्रेंड थी, लोग उसको रशियन गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ बता रहे थे, तो स्पेशल फ्रेंड के थ्रू उन्होंने पैसा रशिया में जब भेजा वो भी सामने आया। फिर उन्होंने जब उनकी थ्रू वाइफ उन्होंने जब थाईलैंड पैसा भेजने की कोशिश की वो भी सामने आया। उनका बिजनेस सिंगापुर में बताया जाता है। तो अटकलें बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो सच है कि जहां धुआं उठ रहा है कहीं ना कहीं वहां तो सच्चाई तो जरूर है और उसका जांच भी हो रहा है। तो अभिषेक बनर्जी पहले से ही इसको भांपते हुए पैसा बाहर भेजना उन्होंने शुरू कर दिया था। जब उनको खतरा लगा, जब बीजेपी यहाँ जोर शोर से जब प्रचार करने लगी, जब बीजेपी यहाँ पावर में आने की कोशिश करने लगी, तो उनको भी समझ में आया कि देर सवेर सत्ता तो जाने ही वाली। तो अभिषेक बनर्जी को पता ही था कि आज न कल हमें भागना ही है, तो उन्होंने पैसा उधर पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये अब हम लोग पहले से बोल रहे थे कि अभिषेक बनर्जी सत्ता जाते ही यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। उनकी पत्नी ने भी याचिका दी है कि वो अपने मायके वाला जो उनका देश है वहां वो जाना चाहते हैं, जहां से वो आई थी। तो उनकी भी याचिका पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक मंजूरी मिली होगी। तो अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनका पूरा फैमिली यहाँ से चले जाने के फिराक में है। उनकी पत्नी अपने मायके जाने के उनको कॉज दिखा रही थी कोर्ट में। अभिषेक बनर्जी अपने आंख का इलाज करने का कॉज दिखा रहे थे। कैसा आंख है जो 10 साल में ठीक ही नहीं हुआ, कैसा लोग तो बताते हैं कि अमेरिका में बहुत अच्छा इलाज होता है, जॉन हॉपकिंस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लोग बताते हैं वहां करोड़ों में खर्चा आता है ट्रीटमेंट कराने में। तो अमेरिका का एक अस्पताल, इतना नामी अस्पताल में 10 बार दिखाने के बाद कैसा आंख है मुझे पता नहीं, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ये तो पूरा जो सिस्टम है सब समझ में आ रहा है जजेस को, इसलिए वो उनको भागने नहीं देना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी सेवाश्रय कैंप चलाते थे, अपने कैंप में लोगों का आंख का इलाज करवाते थे, हर मरीज का हर तरह का वहां इलाज होता था, ऑपरेशन होता था। तो उस कैंप में खुद ने क्यों नहीं उन्होंने दिखाया? वो बताते हैं कि वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता को। तो सारा ये जो
जाल रचा जा रहा है, अभिषेक बनर्जी भागने की फिराक में है सर। उनको पता है कि उनके जितने भी काले कारनामे हैं, काला चिट्ठा आज या कल उनको तो गिरफ्तार होना ही है। शुभेंदु अधिकारी उनको छोड़ेंगे नहीं। उनका खुन्नस, उनका 36 का जो आंकड़ा है, ये बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है। ये अभिषेक बनर्जी की वजह से ही आज शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस छोड़ना पड़ा था या बीजेपी ने उन्होंने ज्वाइन किया था। जो भी हो, अभिषेक बनर्जी वाज द कॉज फॉर ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो अभिषेक बनर्जी को भी पता है कि शुभेंदु अधिकारी उनको छोड़ेंगे नहीं। और जितना काला चिट्ठा था, जब शुभेंदु अधिकारी पावर में थे नहीं, जब लीडर ऑफ अपोजिशन भी जब नहीं बने थे, तब बीजेपी में आते ही एकदम पहली सभा में उन्होंने ये लिप्स एंड बाउंस और उनका जो जितना भी उनका थाईलैंड में बैंक अकाउंट था, उनका, उनकी वाइफ का, सारे बैंक अकाउंट में किस तरीके से पैसा जा रहा था, उन्होंने बीजेपी के पहले सभा में उन्होंने एकदम जनता को दिखाया था। दैट मीन्स कि शुभेंदु अधिकारी जी को तब से पता है कि अभिषेक बनर्जी क्या गुल खिला रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी को भी पता है जो आदमी उनके पीछे हाथ धो के पड़ा है उसको तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो भागने की फिराक में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट उनको भागने देगी इतनी आसानी से। ये बहुत पुरानी मदद अब क्यों याद आ रही है महुआ मोइत्रा को कि मुझे टिकट नहीं मिला था, मैं रात भर रोई थी, मेरे आंसू आकर के शुभेंदु अधिकारी ने पोंछे थे कि बहन परेशान मत हो, हम तेरे साथ हैं और मेरे दोस्त हैं। ये अलग बात है कि आज वो मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी में चले गए तो हमारा संवाद भी खत्म हो गया था। लेकिन उनकी जो प्रशंसा कर रही हैं मुक्त कंठ से बैठ करके बीबीसी के प्लेटफॉर्म पर, क्या है उनका भी मन डोल रहा है क्या? सर मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा को लोग जितना चालाक या जितना बुद्धिमान समझते हैं, वो उतनी बुद्धिमती है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए लगता है कि वो पहले कांग्रेस में आई। कांग्रेस एक तृणमूल कांग्रेस की तुलना में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। वो कांग्रेस में या तो जगह नहीं बना पाई या उनको लगा कि बीइंग ए बंगाली तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहिए। कांग्रेस जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म को वो तृणमूल कांग्रेस में क्यों आई मुझे पता नहीं, आज तक मुझे तो कम से कम पता नहीं। फिर तृणमूल कांग्रेस में आई, फिर उन तृणमूल कांग्रेस में उनको बहुत समय लगा आने के बाद भी अपना एक वर्चस्व जमाने में। फिर जब हो भी गया, आज जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चली गई है, तो तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता से चली जा रही है, चली गई है, ममता बनर्जी का भविष्य एकदम खत्म है। उनको ये समझने में इतना दिन क्यों लगा? पहली बात, अगर लगता तो पहले ही या एनसीपीआई में वो चली जाती या पार्टी से अलग हो जाती या रिजिग्नेशन दे देती। लेकिन उनको अब लग रहा है कि उन देर हो गई है, ममता बनर्जी के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो शुभेंदु अधिकारी जी का एक राग अलाप रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कोई दूध का धुला तो है नहीं। सबने बहुत गुल खिलाए हैं इन 15 सालों में, बहुत पैसा कमाया है, किस तरीके से कमाया है ये तो जनता को भी पता है। तो उनको अब ये भी डर सता रहा होगा कि जिस तरीके से अंडे पड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, हो सकता है कि अब उन्होंने क्या गुल खिलाया ये तो उनको पता होगा। हम लोगों को तो सिर्फ यही पता है कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड बेच दिया था और उसके एवज में उन्होंने पैसा लिया था। तो जो इंसान अपना देश की सुरक्षा को बेच सकता है, वो और क्या-क्या उसने और क्या-क्या बेचा होगा वो तो उन्हीं को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो उनको लग रहा होगा कि उन पे भी गाज गिर सकती है। इसलिए अब शुभेंदु जी के नाम ले रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं कि शुभेंदु जी उनको बचा ले। अगर मीठी-मीठी बातें कहेंगे तो शुभेंदु जी, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि शुभेंदु जी बहक जाएँगे, ये ठीक है चलो, ये मेरा नाम ले रही है, चलो इनको छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मीठी-मीठी बातों में शुभेंदु जी इतनी आसानी से फँसेंगे। कानूनी प्रक्रिया अगर कुछ होना होगा, तो वो जैसे कानून जिस तरीके से चलता है वो उसी तरीके से चलेगा, कानूनी कार्रवाई उसी तरीके से होगी। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा और मुझे और एक लगता है कि हो सकता है कि वो बीजेपी में आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल तो दरवाज़ा 2-3 महीनों के लिए बंद है। लाखों लोग, तृणमूल कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दरवाज़ा खोल दिया जाएगा तो तृणमूल कांग्रेस में एक आदमी नहीं रहेगा। कुणाल घोष जैसे लोग भी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ देंगे फिर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो बहलाने-फुसलाने की किसी तरीके का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और पंकज जी, ये विधानसभा में खड़े होकर के शुभेंदु अधिकारी ने जवाब दे दिया उन सारे लोगों को और इकोसिस्टम को भी जो पूछ रहे थे घुसपैठिए कहाँ है। उन्होंने कहा 10,000 तो वापस भेजे जा चुके हैं और 1800 के आसपास
होल्डिंग कैंपों में अभी हैं, होल्डिंग सेंटर्स में हैं, उनको भी वापस भेजने की तैयारी चल रही है। तो ये अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। जिस तरीके से आजकल रेलवे के लाइन के पास की झुग्गी झोंपड़ियों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, उसी तरीके से इनको भी उठा उठा करके बांग्लादेश में फेंका जा रहा है। सर, अब जो शुभेंदु अधिकारी जो आंकड़ा बता रहे हैं वो तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन जो बेसरकारी आंकड़ा है वो कहीं इससे ज्यादा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस आए हैं, जिन इलाके को मैं पहचानता हूँ, लोग आसानी से पार कर रहे हैं और बांग्लादेश चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीएसएफ चाह रही है कि लोग चले जाएं, पुशबैक हो जाए, ज्यादा मशक्कत न करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि बीएसएफ काम नहीं कर रही है या बीएसएफ की मुस्तैदी में कहीं भी कमी है। बीएसएफ को भी पता है, इसीलिए वीडियो हो रहा है, इसलिए वीडियो बनने दिया जा रहा है और लोगों को भी एक पैगाम भेजा जा रहा है कि अगर जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, अभी जाने में आसानी होगी। तो ये आंकड़ा जो है, शुभेंदु जी 10,000 आंकड़ा और 1,800 बोल रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। बेसरकारी आंकड़े में तो इससे बहुत ज्यादा लोग भाग चुके हैं, भागने की फिराक में, और अभी भी भाग रहे हैं लोग। तो जितने भी इकोसिस्टम के लोग हैं उनको पता नहीं आंख में मोतियाबिंद है या कान में वो सुन नहीं पाते हैं। ये तो एकदम सब जगह बस्तियां यहाँ पे खाली हो रहा है। मेरे ही आसपास की जितनी भी बांग्लादेशी की बस्ती थी, बांग्लादेशी लोगों की, सारे खाली हो चुके हैं। सिर्फ एक बस्ती में अभी भी लोग हैं और वहां उन लोगों ने चूंकि पासपोर्ट भी बनवा लिया इसलिए नहीं भागे। लेकिन वहां अगर कहीं कल अगर तलाशी वहां पे शुरू हो जाए, मैं दमदम इलाके की बात बोल रहा हूँ, और इस तरीके से बहुत सारे, जैसे गुलशन कॉलोनी है, मैं और एक सबसे बड़ी बस्ती कलकत्ता की वही है जहाँ पे बांग्लादेशी लोग रहते हैं, उन लोगों ने पासपोर्ट भी बना लिया। लेकिन अगर अभी जो है पुलिस अभी भी नकेल वहां पर उतना ज्यादा नहीं कस रही, क्योंकि एक फिर एक सोशल ये का भी मामला चला आएगा। धीरे धीरे करने से एक सरकार चाहती है कि ज्यादा इसको हवा न दिया जाए, धीरे धीरे काम किया जाए, या एक कानून जो फ्रेम होने वाला है फिर बन जाएगा तो और ज्यादा अच्छा होगा, या सरकार के दिमाग में और भी कुछ हो सकता है। तो अगर सरकार चाहे तो और लोगों को भी पकड़ सकती है। जेल में इतना जगह नहीं है कि इन लोगों को ये किया जाएगा। धीरे धीरे बिल्कुल। सरकार काम कर रही है। लाखों लोग अभी भी पश्चिम बंगाल में है जिनको आज या कल जरूर उनको भेजा जाएगा। उस तरीके से पूरा सिस्टम फ्रेम किया जा रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम कुछ भी कहे, सरकार अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है और सरकार फोकस्ड है, जिनको जहां ठिकाने लगाना है उनको लगा रही है। और एक भावुक कर देने वाला दृश्य भी दिखाई दिया सदन में, जब शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि आरजीकर कॉलेज की घटना के जो दोषी हैं, एक एक को पनिश किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो उस बेटी की जो माँ थी, जो अब एमएलए है, वो फूट फूट करके रो रही थी। शायद इसलिए भी पंकज जी के बेटी को तो खोया, और बेटी के साथ जो हुआ है वो तो किसी के बच्चे के साथ ना हो, लेकिन उसके बाद जो रवैया रहा था दोषियों को बचाने का भी और इनके मान मर्दन का भी। इनको टिकट मिला तो बहुत गंदी गंदी बातें उस बच्ची की माँ के बारे में कही गई कि उसको कैश करने की कोशिश कर रही है और तमाम चीजें जो है इस तरह की। तो ये दर्द फूट रहा था उनका सदन में बैठे हुए। सर, मैंने उनके माता पिता को मल्टीपल टाइम्स उनको विजिट किया है। एक ही बच्ची थी एक परिवार का, और सारा दारोमदार उस एक डॉक्टर के ऊपर लगा हुआ था। और मतलब उस परिवार का और कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ यादें हैं सर। दोनों वो पति पत्नी, मतलब अभया की माँ जो अभी विधायक बनी है और उनके पिताजी, दोनों टेलर का काम करते थे। टेलर का काम करते हुए मतलब एक एक पैसा पसीना जोड़ते हुए उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। और उसके साथ अगर ये हश्र होता है, जिसमें कोलकाता को सेफ सिटी के तौर पर सोचा जाता था, वहां अगर ये होता है और उस बेटी को देखने भी नहीं दिया जाता है, क्या हुआ उसको जानने भी नहीं दिया, उसका क्या हालत होगा। और दर दर भटकती रही ममता बनर्जी के राज में 1-1.5 साल तक, तो उनको मतलब किसी तरीके का सुराहा ही नहीं हुआ। तो आज जब एक रे ऑफ होप दिख रहा है
कि अब इस केस में जो जस्टिस होना चाहिए था, जो एक्चुअली हुआ था, तो अब जस्टिस जब सामने दिख रहा है तो वो भावुक होंगी, स्वाभाविक है। क्योंकि उनकी लड़ाई जो थी वो तो न्याय के लिए ही थी। उन्होंने न्याय के लिए दर-दर भटका है उन्होंने। हर जगह पे उन्होंने जहाँ पे भी मिल सकता था वहाँ उन्होंने वो ये किया है। अमित शाह तक अपना मैसेज पहुँचाया था, प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचाया था, राष्ट्रपति जी के पास पहुँचाया था। सीएम उस समय ममता बनर्जी थे, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई थी। लेकिन ज्यादातर जगहों पर बीजेपी मतलब अमित शाह जी को छोड़कर या बीजेपी के लोगों को छोड़कर ममता बनर्जी या टीएमसी या पुलिस किसी के पास उनको सुराहा नहीं मिला। अमित शाह जी ने कहा था, उनको आश्वासन दिया था कि उनको उनका जो ये है, उनका जो डिमांड है या जस्टिस है, उसके लिए उनको भारत सरकार सपोर्ट करेगी। आज जब बीजेपी की सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री जी उन्होंने तो पहले ही शुभेंदु अधिकारी जी जब एलओपी हुआ करते थे, तब से उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब अगर सरकार बनती है या जब सरकार बनेगी, वो सरकार उनके पास उनको सपोर्ट करेगी। अब जब उनको सपोर्ट मिल रहा है तो उनका भावुक होना स्वाभाविक है, जिसके लिए उन्होंने इतने दिनों तक आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा। अब वो लड़ाई दिख रहा है कि काम हो रहा है। तो वो पहले से ही बता रही थी कि ममता बनर्जी का फैमिली का कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चूंकि उस समय इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इसलिए वो पूरी तरीके से बोल नहीं पा रही थी। अब तो सारा सच सामने है, और जब सच सामने है तो एक न एक दिन उनका जो जस्टिस है वो तो जस्टिस उनको मिलेगा ही। एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी कि अच्छों को हाय खा जाती है। जी तो न केवल उस बेटी की माँ की हाय, पिता की हाय, बल्कि बंगाल की लाखों करोड़ों महिलाओं की हाय जो है वो ममता बनर्जी को खा गई, उनकी सत्ता को खा गई। और हमने प्रचार के समय भी देखा था कि महिलाएं अपने घरों से निकल करके दरवाजे क्रॉस करके आकर के इनको सीने से लगाती थी और आश्वासन देती थी कि आप निश्चिंत रहिए, और उसी का नतीजा है कि आज वो एमएलए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।